हेलो एंड वेलकम टू दी एक्स्ट्रा क्लास बिजनेस स्टडीज। सो लास्ट क्लास में हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने सोल प्रोप्राइटरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को स्टडी किया था। इस क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है पार्टनरशिप। अब देखिए, अगर इसके एक्ट की बात करें कि इसको कौन सा एक्ट गवर्न करता है, तो इसको जो गवर्निंग एक्ट है वो है पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो यहाँ पे जो भी रूल्स रेगुलेशन जो भी सारी चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं वो इसी एक्ट से एप्लीकेबल होती हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है। सो देखिए, पार्टनर्स मतलब होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ हों तो उनको हम पार्टनर्स बोलते हैं। अकेला इंसान पार्टनर नहीं हो सकता, कम से कम दो होने चाहिए। तो इसीलिए पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है? पार्टनरशिप बिजनेस वो बिजनेस होता है जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग साथ मिलकर कोई एक लॉफुल बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, उसको कैरी ऑन करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो अभी हम इसके फीचर्स में भी स्टडी करेंगे, लेकिन जो मेन चीजें हैं वो यही है कि मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए और ये जो बिजनेस करेंगे ये लॉफुल बिजनेस होगा। अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप के फीचर्स की। सबसे पहला फीचर है मेंबरशिप। मेंबरशिप का यहाँ पे मतलब है कि कितने मेंबर्स होने चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 वो ये बोलता है कि मिनिमम 2 मेंबर्स तो कंपलसरी है ही। हम अभी बात कर चुके हैं कि 2 मेंबर्स के बिना तो पार्टनरशिप फॉर्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर 2 मेंबर्स नहीं है तो पार्टनर्स कैसे होंगे, और जब तक पार्टनर्स नहीं है जब तक पार्टनरशिप फॉर्म नहीं हो सकती है। मिनिमम होते हैं 2 मेंबर्स। अगर हम बात करें मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम मेंबर्स जो होते हैं वो प्रिस्क्राइब किए गए हैं एक्ट के द्वारा 20 मेंबर्स की। जो मैक्सिमम लिमिट है वो 20 होनी चाहिए। और अगर जो बिजनेस ये लोग करते हैं, अगर ये बैंकिंग बिजनेस है, मतलब ये कोई मनी से रिलेटेड बिजनेस है, सो इस केस में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो होते हैं 10 मेंबर्स। इसके बाद हम बात करते हैं अग्रीमेंट की। यहाँ पे जो भी बिजनेस होता है, पार्टनरशिप बिजनेस जो होता है, ये एक अग्रीमेंट के बाद शुरू होता है। और ये जो अग्रीमेंट होता है ये 2 तरह से हो सकता है। ये ओरल हो सकता है, मतलब मुंह जुबानी हो सकता है कि जो हमने बोल दिया वही हम मानेंगे। इसके अलावा ये रिटर्न भी हो सकता है। अब देखिए, अगर ओरल है तो नॉर्मल है, ओरल है, लेकिन अगर रिटर्न है तो जो अग्रीमेंट होता है उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो यहाँ पे अगर अग्रीमेंट रिटर्न है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? पार्टनरशिप डीड के बारे में। पार्टनरशिप डीड क्या होता है इसको हम ऑन लेटेस्ट स्टेज स्टडी करेंगे। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिजनेस। अब देखिए, यहाँ पे जो बिजनेस होता है वो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कोई इलीगल बिजनेस कर रहे हैं या फिर 2 से ज्यादा लोग हैं लेकिन कोई इलीगल बिजनेस है, तो उस केस में हम इसको पार्टनरशिप फर्म नहीं बोलेंगे। जब तक बिजनेस लॉफुल नहीं है तब तक हम उसको बिजनेस नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग। अब देखिए, जो ये प्रॉफिट शेयरिंग होता है ये इस पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ होता है। अगर हमारे पास रिटर्न है तो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा कि अगर 2 पार्टनर्स हैं तो दोनों के बीच में 50-50% प्रॉफिट बटेगा, या 70-30 बटेगा, या 60-40% बटेगा। तो ये पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा होता है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ओरली उनके बीच में अग्रीमेंट होगा, तो जो अग्रीमेंट होगा वो लोग मानेंगे। अगर कुछ भी अग्रीमेंट प्रॉफिट से रिलेटेड नहीं है तो लॉ के अकॉर्डिंग हम ये मानते हैं कि अगर कोई भी किसी भी तरह का ना रिटर्न ना ओरल अग्रीमेंट कुछ भी नहीं है तो उस केस में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है वो होता है इक्वली, कि अगर 3 पार्टनर्स हैं तो सबको इक्वली मिलेगा, दैट इज 33.3%, 33.3% एंड 33.3%। अगर 4 हैं तो 25% ईच। इसी तरह से जितने मेंबर्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा वो होगा इक्वल। देखिए, अब हम बात करेंगे लाइबिलिटी की। तो लाइबिलिटी क्या होता है? यहां पे लाइबिलिटी का मतलब होता है कि अगर जो पार्टनरशिप फर्म है वो डिसॉल्व होती है, उसको खत्म किया जाता है, तो उस केस में जो बिजनेस की लाइबिलिटी है वो सबसे पहले पे की जाएगी बिजनेस के एसेट से। लेकिन अगर मान लीजिए बिजनेस की लाइबिलिटी ज्यादा है और एसेट्स उसके पास कम है, तो इस केस में ऐसा नहीं है कि जो पार्टनर्स अपनी कैपिटल उसके अंदर लगाएंगे सिर्फ उतने अमाउंट तक ही हम उनसे पैसा ले सकते हैं। यहां पे जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, मतलब कि अगर फर्म की एसेट्स कम पड़ रहे हैं टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज, उस केस में पार्टनर्स को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज में से कुछ पैसा देना पड़ेगा। ऑलराइट, मतलब जो भी लाइबिलिटी है उनको पे करना पड़ेगा अपनी प्राइवेट असेट्स में से। यहां पे इसीलिए हम बोलते हैं कि पार्टनरशिप में क्या होती है? लिमिटेड लाइबिलिटी। नेक्स्ट हम बात करें म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप।
सो देखिए यहाँ पे जो फर्म और पार्टनर्स का रिलेशनशिप होता है वो म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप होता है। मान लीजिए ये है फर्म और यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी। तो यहाँ पे हम मानते हैं कि जो ए और बी हैं ये दोनों फर्म्स के क्या है, एजेंट है। मतलब कि ये दोनों फर्म के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। मतलब फर्म इज प्रिंसिपल और इनके बिहाफ पे जो काम कर रहे हैं दैट इज ए और बी इनके एजेंट हैं और इसके बिहाफ पे काम कर रहे हैं। इसी तरह से जो ये दोनों पार्टनर्स होते हैं ये भी एक दूसरे के प्रिंसिपल और एजेंट होते हैं। हम बोलते हैं यहाँ पे कि जो ए है ये प्रिंसिपल है तो एजेंट कौन है, बी है। और अगर बी प्रिंसिपल है तो एजेंट कौन है, ए है। तो यहाँ पे इसी को हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। कि यहाँ पे जो रिलेशनशिप होता है एजेंसी से रिलेटेड वो इस तरह का होता है कि फर्म भी प्रिंसिपल होती है और दोनों पार्टनर्स इसके एजेंट होते हैं और जो पार्टनर्स होते हैं वो भी एक दूसरे के प्रिंसिपल और एजेंट होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अब देखिए यहाँ पे जो इनका शेयर होता है, मान लीजिए इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 60% एंड 40%। कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से 60% मिलेगा ए को और 40% मिलेगा बी को, चाहे वो प्रॉफिट कितना भी है चाहे लॉस कितना भी है। 60 और 40 के रेशियो में हम इसको डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ए अपना शेयर किसी और को नहीं दे सकता अनटिल एंड अनलेस सारे पार्टनर्स इस बात के लिए अग्री नहीं करते हैं। कि अगर मान लीजिए कि ए अपना प्रॉफिट अपने किसी फ्रेंड को देना चाहता है फॉर एग्जांपल सी, और बी अगर इस चीज के लिए मना करता है तो ए अपना शेयर जो है वो उसको नहीं दे सकता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जो शेयर्स होता है वो नॉन ट्रांसफरेबल होता है। इसके बाद हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। अब देखिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर हम फर्म को रजिस्टर कराते हैं तो इसके अपने बेनिफिट्स हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि दोनों पार्टनर्स के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो जाता है, कुछ झगड़ा हो जाता है इनके बीच में, तो ये दोनों एक दूसरे को सू नहीं कर सकते। मतलब कि ये दोनों ये नहीं बोल सकते कि हमारे बीच में तो ये अग्री हुआ था, क्योंकि अग्रीमेंट है नहीं, और अग्रीमेंट तो अगर होगा भी तो रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक ये जो पार्टनर्स हैं एक दूसरे को सू नहीं कर सकते या फिर किसी थर्ड पार्टी को सू नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम यहाँ पे बोलते हैं कि कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसके आपको अलग बेनिफिट्स मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। अब देखिए यहाँ पे जो मैनेजमेंट होता है वो हो सकता है कि जो ये पार्टनर्स हैं वही मैनेज करते हो, कि यही ओनर भी हैं और यही मैनेजर्स भी हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि इनके पास सिर्फ पैसा है लेकिन इतनी मैनेजरियल एबिलिटी नहीं है, तो ये किसी और को हायर भी कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी केस पॉसिबल है, जिस तरह से सिचुएशन चाहती है उस तरह से ये लोग करते हैं। अगर ये खुद मैनेज कर सकते हैं फर्म को तो ये करते हैं, अदरवाइज ये मैनेजर्स को हायर कर लेते हैं। सो ये थे फीचर्स, और इन्हीं फीचर्स को आप कंबाइन करके पार्टनरशिप की डेफिनेशन भी बना सकते हैं। सो ये थे फीचर्स। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप के मेरिट्स की या फिर एडवांटेजेस की। अब हम बात करते हैं मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म की। सो सबसे पहला जो मेरिट है वो है इजी टू फॉर्म। देखिए जैसा कि हमने पहले भी बात की कि यहाँ पे जो पार्टनरशिप फर्म होता है उसको रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं होता है। तो मतलब लीगल फॉर्मेलिटीज आपके पास बहुत ज़्यादा कम होती हैं। आप चाहे तो रजिस्टर कराइए, आपका मन नहीं है तो आप नहीं भी कराएं तो भी चल जाएगा। सो इट इज़ वेरी इजी टू फॉर्म। इसके बाद रिस्क शेयरिंग। अब देखिए जिस तरह से पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इसी तरह से लॉस भी बढ़ता है। अब देखिए प्रॉफिट्स और लॉस बढ़ रहे हैं, इसका मतलब जो रिस्क है वो भी बढ़ जाएगा। कि अगर मैं सोल प्रोप्राइटर की तरह बिजनेस करता हूं तो पूरा का पूरा रिटर्न तो मेरा है, लेकिन जो रिस्क है वो भी मेरा ही है। लेकिन अगर मैं पार्टनरशिप बिजनेस करता हूं तो उस केस में जो रिस्क है वो भी क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ वर्क। अब देखिए यहाँ पे जो पार्टनर्स होते हैं वो कम से कम दो तो होते ही हैं। तो जो टॉप लेवल टॉप मैनेजमेंट का काम होता है कि जो ओनर्स का काम होता है वो बट जाता है कि अब पूरा का पूरा काम एक पर्सन को नहीं करना पड़ता, उसके लिए दो या दो से ज्यादा लोग अवेलेबल हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मोटिवेशन। अब देखिए मोटिवेशन किस तरह से मिलता है यहाँ पे कि जितना भी वो काम करेंगे प्रॉफिट इनडायरेक्टली किसको मिलेगा, ओनर्स को ही मिलेगा। तो उनको मोटिवेशन मिलता है कि हम जितना अच्छा काम करेंगे उतना ही अच्छा बेनिफिट हमें मिलेगा, उतना ही ज्यादा प्रॉफिट हमें मिलेगा, और अगर हम काम नहीं करेंगे तो लॉस भी हमें ही उठाना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे मोटिवेशन भी इनको मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीक्रेसी की।
अब देखिए जो एक पार्टनरशिप फर्म होते हैं उसको जो अपनी फाइनल अकाउंट्स होते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, वो पब्लिक को पब्लिश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको किसी को प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे जो भी फर्म होता है उसकी सीक्रेसी बनी रहती है कि वो जो भी काम करती है वो उसके अंदर ही रहता है, उससे बाहर इंफॉर्मेशन लीक नहीं होती है। नेक्स्ट है मोर स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। अब देखिए अगर पार्टनर्स जो हैं वो चाहते हैं कि हम अपना बिजनेस बढ़ाएं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो किसी एक पार्टनर को और एडमिट कर सकते हैं, वो किसी और पार्टनर को फर्म के अंदर लेके आ सकते हैं कि अगर 2 हैं तो वो 2 से 3 हो सकते हैं कि वो एक पार्टनर को और ले आए। अब नया पार्टनर आएगा तो वो कुछ कैपिटल भी लेके आएगा, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो एक्सपेंशन का स्कोप होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। सो ये थे मेरिट्स। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप बिजनेस के डीमेरिट्स की। सो अब हम बात करते हैं डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सो सबसे बड़ा जो डीमेरिट है वो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी का। सो देखिए यहाँ पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है कि डिसोल्यूशन के केस में अगर एसेट कम पड़ जाते हैं लाइबिलिटीज को पे करने के लिए, तो जो पार्टनर्स हैं उनको अपनी प्रॉपर्टी में से भी कुछ हिस्सा देना पड़ सकता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि एसेट बहुत ज़्यादा कम पड़ जाए और पार्टनर्स को अपनी प्रॉपर्टी का, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा हिस्सा लाइबिलिटीज को पे करने में देना पड़े। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको बहुत बड़ा इसका डिमेरिट मानते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अब देखिए यहाँ पे ये भी इसका डिमेरिट ही है कि जो पार्टनर्स हैं वो अपना शेयर किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। सो ये भी डिमेरिट है। देन नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट्स। अब देखिए यहाँ पे जितने ओनर्स होंगे उतने ज्यादा आइडियाज होंगे, और जितने ज्यादा आइडियाज होंगे उतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, क्योंकि कोई ना कोई आइडिया तो आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग होगा ना, कि कोई कह रहा है कि ऐसा करो तो अच्छा होगा, दूसरा पार्टनर कह रहा है नहीं 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 हम ये चीज फॉलो नहीं करेंगे, हमें ये करनी चाहिए। तो उस केस में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनसर्टेनिटी की। अब देखिए यहाँ पे जो पार्टनरशिप फर्म होती है ये टोटली डिपेंड करती है पार्टनर्स के ऊपर, और यहाँ पे जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइफ बहुत अनसर्टेन होती है। हो सकता है वो इंसॉल्वेंट हो जाए, उनकी डेथ हो जाए, या फिर कोई भी रीजन हो सकता है जिससे पार्टनरशिप फर्म को बंद करना पड़ सकता है। तो अगर 3 या 3 से ज्यादा पार्टनर्स हैं तो फिर भी थोड़ी प्रॉब्लम कम होती है, लेकिन पार्टनर्स अगर 2 ही हैं, अब 2 में से एक की डेथ हो गई तो अकेला जो पर्सन है, जो बचा है पार्टनर, वो तो पार्टनरशिप को कैरी नहीं कर सकता, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पार्टनरशिप को बंद करना होगा, इवन इफ के अगर जो उनका बिजनेस है वो काफी अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है। देन नेक्स्ट इज लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। अब देखिए हमने लास्ट अभी बात की कि बिजनेस में सीक्रेसी मेंटेन रहती है क्योंकि इनको अपनी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो पब्लिश नहीं करनी पड़ती। तो जब तक पब्लिक को ये नहीं दिखता कि बिजनेस काम क्या कर रहा है, इसके एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज कितनी हैं, इसका प्रॉफिट कितना है, तो पब्लिक को फेथ नहीं होता है बिजनेस के ऊपर, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता उनको। तो इसीलिए हम यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस होता है। सो ये तो बात हो गई अब डिमेरिट्स की। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। सो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब देखिए जो ये टाइप ऑफ पार्टनरशिप फर्म है इनको हम 2 बेसिस के ऊपर डिवाइड करते हैं। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। सो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। सो इसके अकॉर्डिंग जो पार्टनरशिप होती है वो 3 तरह की हो सकती है। फर्स्ट इज पार्टनरशिप एट विल। अब देखिए पार्टनरशिप एट विल का क्या मतलब होता है, यहाँ पे जो पार्टनरशिप होती है वो एक अननोन पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए हम इसको कैरी करते हैं। मतलब कि यहाँ पे हम ये सोचते हैं कि हम इस पार्टनरशिप को कभी भी बंद नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है या फिर इनकेपेबल हो जाता है ऑफ डूइंग दैट बिजनेस। तो ये होती है पार्टनरशिप एट विल। नेक्स्ट इज फिक्स्ड पार्टनरशिप। फिक्स पार्टनरशिप इसका ऑपोजिट होता है कि यहाँ पे जो पार्टनरशिप होती है इसका एक डेफिनेट पीरियड होता है कि हम 3 साल तक के लिए पार्टनरशिप रखेंगे या 5 साल तक के लिए रखेंगे या 10 साल तक के लिए रखेंगे, और इस पीरियड के बाद जो ये पार्टनरशिप फर्म होती है इसको डिसॉल्व करना ही पड़ता है, चाहे हमारा कितना भी प्रॉफिट हो रहा हो चाहे कितना भी लॉस हो रहा हो। तो लॉस होगा तो होना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, लेकिन अगर प्रॉफिट है तब भी हमें डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप होती है जहां पे एक पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म किया जाता है इन ऑर्डर टू टेक ओवर सम स्पेसिफिक वर्क। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस को फॉर्म किया जाता है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फ्लाईओवर। अब फ्लाईओवर बनने में चाहे 3 साल लगे, चाहे 10 साल लगे, चाहे 20 साल लगे, जितना भी टाइम उस फ्लाईओवर को कंस्ट्रक्ट करने में लगेगा
ये पार्टनरशिप रहेगी और उस फ्लाईओवर के कंस्ट्रक्शन के खत्म होते ही ये पार्टनरशिप डिसॉल्व कर दी जाएगी। तो इस तरह की पार्टनरशिप्स को हम बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड रीजन के लिए बनाई जाती है और उस रीजन के खत्म होते ही इसको भी खत्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स और पार्टनर्स। तो यहाँ पे फर्स्ट होती है जनरल पार्टनरशिप। सो जनरल पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप जिसकी अभी तक हम बात करते आए हैं। यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स होते हैं सबकी लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है कि इन केस ऑफ डिसोल्यूशन उनको अपने प्राइवेट एसेट से लाइबिलिटीज को पे करना पड़ सकता है, इन केस के जो फर्म की एसेट है वो कम पड़ जाते हैं। नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। सो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप फर्म होती है जहां पे एक्सेप्ट वन पार्टनर सबकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। मतलब कि अगर 10 पार्टनर्स हैं तो 10 में से एक की लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होगी और बाकी के जो 9 पार्टनर्स हैं उनकी जो लाइबिलिटी है वो होगी लिमिटेड। सो ये होती है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। सो अभी हमने बात की टाइप ऑफ पार्टनरशिप फर्म की, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ पार्टनर्स की। सो टाइप ऑफ पार्टनर्स जो होते हैं उसमें सबसे फर्स्ट है एक्टिव पार्टनर। सो एक्टिव पार्टनर एक वो पार्टनर होता है जो फर्म के अंदर इन्वेस्ट भी करता है, कैपिटल भी लगाता है, इसके साथ साथ उसके अंदर काम भी करता है और उसके बदले में उसको प्रॉफिट्स या लॉसेस भी दिए जाते हैं। तो वो होता है एक्टिव पार्टनर, जैसे एक नॉर्मल हम समझते हैं उस तरह से होता है एक एक्टिव पार्टनर। नेक्स्ट आता है स्लीपिंग, जिसको हम डोमिनेंट पार्टनर भी बोलते हैं। अब देखिए स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर होता है जिसने एक बार बस फर्म में कैपिटल लगा दी है और जब साल के अंत में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तब वो प्रॉफिट लेने आ जाता है, बाकी वो कोई काम उसके अंदर नहीं करता है फर्म के अंदर। तो ऐसे पार्टनर्स अगर कोई होते हैं तो उनको हम बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर, और इसीलिए उसको स्लीपिंग पार्टनर बोला जाता है क्योंकि हम ये मानते हैं कि पूरे साल वो ऑलमोस्ट सोते रहते हैं और साल के एंड में जब प्रॉफिट्स और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब वो आ जाते हैं अपना हिस्सा मांगने, बाकी वो कभी भी अपनी शक्ल नहीं दिखाते फर्म को। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीक्रेट पार्टनर्स की। सो सीक्रेट पार्टनर्स वो पार्टनर्स होते हैं जो पार्टनर्स तो होते हैं फर्म के लेकिन लोगों को नहीं पता होता है कि ये भी फर्म में पार्टनर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए ए बी सी 3 लोग आपस में मिलकर बिजनेस करते हैं और डी उनका मैनेजर था, तो उनने क्या किया कि डी को अपनी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बना लिया। अब ये बात जो है, अब क्योंकि वो रिपोर्ट्स तो पब्लिश करते नहीं है तो लोगों को पता नहीं चलेगा और उन्होंने भी नहीं बताया किसी को, तो इस केस में जो डी है वो है सीक्रेट पार्टनर, क्योंकि वो पार्टनर तो है लेकिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। सो ये पार्टनर्स होते हैं सीक्रेट पार्टनर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉमिनल पार्टनर की। सो देखिए नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होता है जो फर्म का पार्टनर नहीं होता है लेकिन फर्म उसके नाम से कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट गेन करती है। अब देखिए नॉमिनल पार्टनर जो होते हैं वो 2 तरह से हो सकते हैं। यहां पे वो 2 तरह कौन से होते हैं वो देखते हैं हम। सो यहां पे ये जो नॉमिनल पार्टनर होते हैं 2 तरह से हो सकते हैं, एक बाय एस्टॉपल और एक होता है नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए ए और बी ये दोनों एक फर्म में पार्टनर है। अब मान लीजिए कि इनको कोई लोन चाहिए और यहाँ पे ये लोन के लिए एक बैंक को अप्रोच करते हैं। अब बैंक को ये इन दोनों के नाम से लोन नहीं मिल पाता है तो ये क्या करते हैं, ये किसी एक पर्सन का नाम लेते हैं सी का, जिसकी रेपुटेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है मार्केट के अंदर। तो ये क्या करते हैं, सी क्या करता है, सी बैंक के पास जाके बोलता है कि आप लोन दे दीजिए क्योंकि जिस फर्म को आप लोन दे रहे हैं उसमें मैं भी पार्टनर हूं। तो यहां पे जो एस्टॉपल है, एस्टॉपल का मतलब यही होता है जहां पे जो थर्ड पर्सन है जो पार्टनर नहीं है फर्म का, वो खुद ये बोलता है कि मैं फर्म का पार्टनर हूं ताकि ए और बी को इसका बेनिफिट मिल सके। तो इसको हम बोलते हैं पार्टनर बाय एस्टॉपल, दैट इज नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल। सो ये होता है ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। सो नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट वो पार्टनर होते हैं जहां पे मान लीजिए ए और बी को लोन चाहिए और ए और बी बैंक को ये बोल देते कि सी हमारा पार्टनर है। मतलब कि यहाँ पे सी ने खुद नहीं बोला है कि वो फर्म का पार्टनर है या नहीं है, यहाँ पे ए और बी ने बोला है कि सी भी हमारी फर्म में पार्टनर है और बैंक जो है इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और सी से इस बात का कंफर्मेशन करने जाता है कि आप इस फर्म में पार्टनर है या नहीं है। तो सी कुछ नहीं बोलता है, ऑलराइट, मतलब उसने ना हाँ बोला है ना बोला है। तो इस केस में हम इसको बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, जहां पे जो पार्टनर्स हैं वो किसी एक थर्ड पार्टी का नाम लेते हैं और थर्ड पार्टी भी ये नहीं बोलती है कि मैं इस फर्म का पार्टनर नहीं हूं। ऑलराइट, सो इसको हम बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट।
नेक्स्ट है हमारे पास माइनर पार्टनर। सो सबसे पहले अगर हम बात करें माइनर की, तो माइनर एक वो पर्सन होता है जिसकी जो एज होती है वो 18 ईयर से कम की होती है। अब देखिए यहाँ पे 18 ईयर से कम का अगर कोई मेंबर है फर्म के अंदर, तो हम उसको पहली बात तो पार्टनर मानते ही नहीं है। ये एक अलग कंसेप्ट है माइनर पार्टनर के नाम से। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो माइनर पार्टनर है, इसको हम अगर किसी ने किसी माइनर को पार्टनर बनाया है फर्म में, तो वहां पे ये जो माइनर होता है एक तो कुछ काम नहीं करेगा, मतलब ये स्लीपिंग पार्टनर होगा। इसके साथ साथ इसकी जो लाइबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी, मतलब कि इन केस डिसोल्यूशन होता है तो उस केस में जो भी एसेट्स होंगे वो बाकी के पार्टनर्स को लाने पड़ेंगे। माइनर अपनी प्राइवेट एसेट उनको पे नहीं करेगा टू पे एनी लाइबिलिटी। तो यहाँ पे जो माइनर पार्टनर होता है उसकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। और अगर फर्म लॉस इनकर करती है, प्रॉफिट इनकर करती है तो इसको मिलेगा, लेकिन अगर फर्म को लॉस मिलते हैं तो इसको लॉस नहीं दिए जाएंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे सारे बेनिफिट्स इसको मिलते हैं टिल द टाइम ये मेजर नहीं हो जाता। जब तक ये माइनर है तब तक इसको ये बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे ही इसकी एज जो होती है वो 18 से ज़्यादा हो जाती है तो उस टाइम पे ये जो पार्टनर होता है ये एक नॉर्मल पार्टनर की तरह बन जाता है। इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है, इसको प्रॉफिट्स के साथ साथ लॉसेस भी दिए जाते हैं और इसको बिजनेस के अंदर काम भी करना पड़ सकता है। तो ये होता है माइनर पार्टनर। तो ये थे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। अब देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ पार्टनर हो गए। अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। सो ये बहुत सिंपल सी बात है, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इट्स नॉट कंपल्सरी, बट इफ पार्टनर्स आर विलिंग टू रजिस्टर दे कैन रजिस्टर बाय फिलिंग द नेसेसरी फॉर्म्स एट द रजिस्ट्रार। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा प्रोसीजर होता है, एक फॉर्म होता है जो इनको भरना होता है, रजिस्ट्रार के पास जमा कराना होता है और वहाँ पे बहुत नॉर्मल सी इनको जो भी डिटेल्स होती हैं वो भरनी होती है, जैसे कि नेम ऑफ पार्टनर्स, एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, नेम ऑफ फर्म, एड्रेस ऑफ फर्म, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ फर्म। इसी के साथ साथ जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या फिर जो भी इनकी डीड है, पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा और किसी को सैलरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो ये सारी चीजें हम इंक्लूड करते हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर और ये पार्टनरशिप डीड हमें रजिस्ट्रार के पास जमा करानी होती है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। सो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है जो एक पार्टनरशिप फर्म फॉलो कर सकती है टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड। सो इस क्लास के लिए इतना ही। इसी के साथ साथ हमारा जो पार्टनरशिप का टॉपिक था ये भी खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।